नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं के अग्रवाल हिंदी विषय अध्यापक आप सभी विद्यार्थियों का एनबीएफ परिवार की ओर से पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हमारी हिंदी विषय की दूसरी पुस्तिका कृतिका के पाठ 2 मेरे संग की औरतें के महत्वपूर्ण सारांश को महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझने जा रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम में कई प्रकार का संशोधन हुआ है, जिसके बाद हमारा बहुत ही कम पाठ्यक्रम हमारी परीक्षा में इस बार पूछी जाना है। वैसे तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ ऐसा पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है और उसे हटा दिया गया है। हमने वही पाठ्यक्रम पढ़ा है जिस पाठ्यक्रम के हमें आने की पूरी आशा थी। फिर भी मैं आपको जब आपकी लाइव क्लास होगी उसके अंदर और डिटेल से समझा दूंगा फ्राइडे को। बाकी मैंने आपके सामने जो चैप्टर्स अभी पढ़ा रहा हूँ या अभी फ्राइडे से पहले जो भी पढ़ाने जाऊँगा वो सारे चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। जैसे कि इसके दूसरा वाला जो चैप्टर है रीढ़ की हड्डी, वो आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया है। हमने सांवले सपनों की याद जो चैप्टर पढ़ लिया था उसे हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। लिहासा की ओर जो तिब्बत यात्रा वाला था उसे हटा दिया गया है। ग्रामर में संवाद लेखन जो चैप्टर था उसे भी पाठ्यक्रम से अलग कर दिया गया है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं था। तो इस तरीके से कई पाठ्यक्रम हैं, कई चैप्टर है आपके जो पाठ्यक्रम से अलग कर दिए गए। तो आइए शुरू करते हैं आज मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें, देखो शीर्षक से पता चल रहा है कि यहाँ पर लेखक कहना चाह रहा है कि आज महिलाओं के संगति के किस किस प्रकार के प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ सकते हैं, उस तरीके के प्रभाव को हमारे इस पाठ्य के आधार पर हमें समझाने का प्रयास किया गया। तो देखिए महत्वपूर्ण बिंदुओं में समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मृदुला गर्ग द्वारा लिखित मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें चैप्टर किसने लिखा है? मृदुला गर्ग ने। ये ध्यान रखना है आपको, लेखिका का नाम क्या है बच्चों? मृदुला गर्ग। नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ एक संस्मरणात्मक गद्य है। संस्मरण का मतलब होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं और वो व्यक्ति हमसे अलग हो जाता है तो उसके बाद हम उसके परिदृश्य को याद कर करके जो हम रचनाएं तैयार करते हैं उसे कहते हैं संस्मरणात्मक। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, कि परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर, लीक का मतलब होता है परंपरा से हटकर कैसे जिया जा सकता है। यह पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है। अब ऐसी औरतें आपको पढ़ने को मिलेंगी। खीका की नानी थी, देखो ध्यान सुनना, पात्र आपके स्टार्ट हो गए हैं। खीका की नानी थी जिन्हें उसने कभी देखा भी नहीं था, फिर भी उनके बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था। उस आधार पर लेखिका की नानी पारंपरिक अनपढ़ प्रधानसी औरत थी। ध्यान से सुनना आप कि जो उसकी नानी थी वह परंपरा को मानने वाली पारंपरिक थी, पढ़ी लिखी न होने के कारण से अनपढ़ थी। पर्दा नशी मतलब पर्दा करने वाली औरत थी, जो पर्दा करती है ना, वो पर्दा प्रथा वाली पर्दा करने वाली औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्टर पढ़ने, बैरिस्टर का मतलब होता है बच्चों वकील आई थी करने, विलायत चले गए। विलायत यहाँ पर विदेश को कहा गया है। तो आप लोगों को देखो स्टार्टिंग में क्या कहा है, खीका की नानी के बारे में पैराग्राफ बताया मैंने अभी तक आपको कि खीका की नानी जिन्हें उसने देखा भी नहीं था, फिर भी उनके बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था। उस आधार पर लेखिका की नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्टर पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर लौटने के बाद वे विलायती रंग ढंग से जीवन व्यतीत करने लगे। अब देखो पढ़ने चले गए ये तो बात ठीक है, लेकिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर आए, मतलब आप जानते हो ना, जो आप लोग जो पढ़ लेते हो तो आपको जो मार्कशीट मिलती है तो वो आपकी डिग्री कहलाती है। डिग्री लेकर लौटने के बाद वे विलायती रंग ढंग से जीवन व्यतीत करने लगे। वो तो विदेशी हो गए पूरी तरीके से, वहाँ जा कर के विदेशों की तरह रहना, विदेशों की तरह खाना, विदेशों की तरह व्यवहार करना, ऐसे करने लग गए। किंतु उनकी उस दिनचर्या का नानी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। नानी तो आपको पता है कैसी थी, बेचारी अनपढ़ थी, पर्दानसी थी और परंपरा के आधार पर चलने वाली थी। नानी के ऊपर कोई असर नहीं। नहीं, नानी ने कभी उन अपनी पसंद नापसंद का पता पति को लगने दिया।
लेकिन कभी ऐसा भी नहीं कि उनकी कोई बुराई की हो कि तुम तो विलायती रूप रंग दिखाते हो, विलायती व्यवहार करते हो, ऐसा भी नहीं है। नानी ने कभी उनको ये महसूस भी नहीं होने दिया। आगे, कम उम्र में स्वयं को मृत्यु के निकट पाकर नानी को अपनी 15 वर्ष की बेटी के विवाह की चिंता हुई। कम उम्र में स्वयं को मृत्यु के निकट पाकर नानी जो थी उसको पता चल गया कि अब मृत्यु निश्चित है, तो नानी को, उसकी बेटी थी एक 15 वर्ष की, उसके विवाह की चिंता हुई। भाई नानी को लगा मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मेरी बेटी जो 15 वर्ष की हो गई है उसकी विवाह की चिंता हो रही है मुझे, क्योंकि ये तो हो गया विदेशी और इसके हवाले छोड़ दिया तो ये तो अपने हिसाब शादी करेगा इसकी, तो इसलिए उसको उसकी चिंता होने लगी। जो लेखिका इस पाठ की वो बता रही है वास्तविक घटना। तो लेखिका की जो माँ लिखी हुई है, इस लेखिका की माँ कौन है? ये उस नानी की 15 साल की बेटी। ध्यान सुनना आप, नानी की 15 साल की बेटी कौन है? इस पाठ को लिखने वाली मृदुला गर्ग की माँ। और पर्दे का लिहाज छोड़कर उन्होंने नाना से उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मित्र प्यारेलाल शर्मा से मिलने की इच्छा प्रकट की। मतलब विवाह की चिंता तो हो रही थी जो हो रही थी उस, और पर्दे का लिहाज छोड़कर, मतलब कभी उसने आज तक पर्दे से हट करके उनसे बात नहीं की थी, क्योंकि उनसे बड़े थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब मामला थोड़ा संगीन है, गंभीर है, अगर मैंने इस समय प्यारेलाल जी से बात नहीं की तो मेरे पति शायद मेरी बेटी का भविष्य तय नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, नानी ने जो उसका पति था जो विलायत पढ़ के आया था, उसका एक मित्र था, उसका नाम था प्यारेलाल शर्मा, उससे मिलने की इच्छा प्रकट की। घर के सभी लोगों को आश्चर्य हुआ कि आजीवन जिसने कभी पराई मर्द से क्या अपने पति से भी मुंह खोलकर बात नहीं की, आज अपने अंतिम समय में ऐसा क्यों कर रही है वो? आप भी समझते हो क्यों कर रही है वो। लेकिन नाना ने भी उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए अपने मित्र को तत्काल अर्थात उसी समय उनके सामने उपस्थित कर दिया। ये लो कर लो बात। सबको आश्चर्य में डालते हुए नानी ने उनसे कहा कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। प्यारेलाल जी से बोल दिया कि मेरी लड़की का भविष्य आपके हाथ में, आप तय करोगे, मेरा पति नहीं करेगा। मैं नहीं चाहती कि उसका विवाह साहबों के फरमाबदार से हो, अर्थात विदेशियों से हो। मेरा पति तो अपने हिसाब का लड़का ढूंढेगा। आप अपनी ही तरह किसी आज़ादी की सिपाही को ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। किसने कहा ये? नानी ने कहा। किससे कहा? प्यारेलाल जी से कहा। किसके लिए कहा? लेखिका की माँ के लिए कहा। आगे सुनो। इस प्रकार नानी ने अपना जीवन अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से जिया। वास्तव में दूसरों की तरह न जीने की आज़ादी असली आज़ादी से कुछ ज़्यादा ही था। दूसरों के प्रकार से अगर आप जी रहे हो तो आप लोग अपने जीवन की आज़ादी को छोड़ रहे हो, इसलिए हमें अपनी आज़ादी को अपने अनुसार जीना चाहिए। तो देखो जो मैंने पहले पैराग्राफ पढ़ाया है इसमें क्या बताया है कि लेखिका जो है वह अपने नानी के बारे में बता रही है पहले तो, जिनको उसने देखा नहीं, केवल सुना था। किससे? उसकी माँ से। लेखिका की माँ जो थी, उसकी माँ अर्थात लेखिका की नानी, वह कैसी थी? पारंपरिक थी, अनपढ़ थी और पर्दानशी थी। कभी पराई मर्द से या फिर किसी प्रकार से वो ऐसी बातें नहीं करती थी जिससे कि समाज को या परंपरा को चोट पहुँचे। लेकिन उसने ऐसा कदम कब उठाया? जब उसके पति ने विदेश जाकर के अपना व्यवहार बदल लिया, तो अपनी बेटी अर्थात लेखिका की माँ की शादी के कारण से उसे यह पर्दा छोड़ना पड़ा, और पर्दा छोड़ करके उन्हें इस तरीके से अपने पति के मित्र प्यारेलाल जी से अपनी बेटी के विवाह की बात करनी पड़ी। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको अभी तक पहले पैराग्राफ में यहाँ लेखिका का सामान्य परिचय दिया है। कल हम दूसरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फिर तीसरे को पढ़ेंगे। इस तरीके से हम इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुनें। इससे संबंधित जितने प्रश्न बना सकते हैं उन प्रश्नों को बनाएं और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर पढ़े तो हम लोगों को ऐसा लगे कि हम पे सब कुछ आता है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इस पाठ की लेखिका का नाम क्या है? मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग की जो माँ होती है उसकी शादी की चिंता किसे सताती है, और वह उस शादी की चिंता को ध्यान में रखते हुए किसे उसकी शादी करने का कार्य सौंपती है। लेखिका को इस पाठ के अंतर्गत जो आप लोगों ने देखा है कि वह अपने नानी के और नाना के जो व्यवहार थे उनमें अंतर प्रस्तुत करती है। तो आप ये लिख सकते हो कि नानी और नाना के व्यवहार में जो अंतर आया उसका कारण क्या था।
ऐसे प्रश्नों को आप ढूंढ ढूंढ करके बनाओगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। बाकी चर्चा हम कल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग ध्यान से पढ़े, ध्यान से लिखे। बहुत बहुत धन्यवाद।